हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। चलिए आज हम फिर से शुरुआत करते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस से शुरुआत करेंगे। लास्ट सेशन हमने मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल से ख़त्म किया था। आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइक एंड शेयर कर दिया करो बच्चों, ताकि हर बच्चे तक पहुंच पाए ये वीडियो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। एक नंबर में ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है। देखिए, मेगास्पोर की फॉर्मेशन होना, वो भी मेगास्पोर मदर सेल से, इस प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। स्पोरोजेनेसिस, स्पोर मतलब गैमिट और जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन। तो गैमिट का बनना, और मेगा शब्द जो है वो फीमेल से और माइक्रो जो है मेल से बिलोंग करता है, ठीक है। ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइल रीजन। तो जो ओव्यूल होता है उसका वो यानी जनरली डिफ्रेंशिएट करता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, डिफ्रेंशिएट करना यानी किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए सेल का अपना रूप बदल लेना, ये डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। तो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल जो है वो भी माइक्रोपाइलर रीजन में, ठीक है, उससे इन द न्यू सेल्स हम ये बात करेंगे। तो पहले एक बार आप ये जगह हम देख लेते हैं, वो फिगर देख लेते हैं जहां हम इसको ड्रॉ करके समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हमारे पास ये इनसाइड एम्ब्रियोसेक है जो भी मैच्योर नहीं हुआ है। इसके आउटर साइड में इंटेगुमेंट्स हैं, जैसे आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो। ये आउटर है, वो इनर इंटेगुमेंट्स थे ऐसे। एक ऐसी जगह भी है जहां पर ये उस अंदर के एम्ब्रियोसेक को कवर अप नहीं करते हैं। कौन? ये जो इंटेगुमेंट्स हैं वो कवर नहीं करते हैं, तो उस सिरे को हम लोग इंटेगुमेंट बोलते हैं। उस सिरे को हम ये इंटेगुमेंट्स बाहर के, उस सिरे को हम लोग माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। और ये इनर इंटेगुमेंट्स है और ये आउटर इंटेगुमेंट्स है। तो ये हमारे पास है। और जो माइक्रोपाइल रीजन है, इसके यहाँ से जो ये न्यूसेलस सेल आपको दिखाई दे रही हैं एक्चुअल में, ठीक है, ये तो यहाँ सेल के माइक्रोपाइल रीजन की साइड में न्यूसेलस सेल, यहाँ ये पर्टिकुलर सेल जो है वो एक्टिवेट होती है, ठीक है। इसी रीजन की हम बात कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम आगे देखेंगे माइक्रोपाइल एंड जो रीजन आप यहाँ देख पा रहे थे उसके आगे चलते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा एक बार। तो आपके पास ये इमेज आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे और इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिए इसको। ये देखिए, तो आपके पास सबसे पहले तो ये आपको माइक्रोपाइल एंड दिखाई दे रहा है, वहां पर ये न्यूसेलस सेल्स हैं और उसके इनसाइड ये मेगास्पोर मदर सेल है, सिंगल सेल जो आपको नजर आ रही है ये। अब इसके अंदर डिवीजन होती है, तो ये मेगास्पोर डायड बनाती है, यानी सिंगल सेल जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही है, देख रहे हैं आप लोग। और ये डिवीजन होने के बाद डायड, और बाद में ये आप ध्यान से देखिए ये मेगास्पोर टेटेड बना रही है, ठीक है। चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो इट इज द लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो इस सेल के इनसाइड आपने देखा कि यहाँ पर ये सेल जो इनसाइड नजर आ रही है मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी, इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म है, सघन देख रहे हैं इसके अंदर आप लोग, काफी गाढ़ा एक दरव तरह से। और उसके बाहर, ठीक है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है, दैट इज, ठीक है। अब इसके बाद देखिए द एमएमसी अंडरगो मियोटिक डिवीजन। तो बच्चों इसके अंदर मियोटिक डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन होती है ये, जिसमें मास डिवाइड होता चला जाता है, यानी एक तरीके से मास आधा हो जाता है, जितना नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड होगा उसके हिसाब से। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस? तो मियोसिस होने से वैसे तो आप समझ सकते हैं कि ये रिडक्शनल डिवीजन है तो
क्रोमोसोम का नंबर जो है आधा हो जाएगा, यानी क्रोमोसोम नंबर सेट करने के लिए ये डिवाइड करती है। तो इंपॉर्टेंस यही है इसकी। म्यूसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर, और जब ये म्यूटिक डिवीजन होगी तो ये डायड और फिर ये टेटेड बना रही है। 4 सेल आप इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिए बच्चों कि ये जो 3 सेलें हैं ना, ये 3 सेल्स जो यहाँ पर हैं, ये 3 सेल्स डीजनरेट हो जाएंगी और ये एक एक्टिवेट हो जाएगी। उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं आगे। तो म्यूसिस के बाद यहाँ पर प्रोडक्शन 4 मेगास्पोर का होता है, यानी 4 मेगास्पोर यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। अब हम फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बात कर लेते हैं, और यहाँ पर उन्होंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया है आपको। तो इनसाइड जो ये सेल आप देख पा रहे थे, उसमें अब न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू करता है, ठीक है, और इससे 2, फिर 4 और फिर 8 सेल बनती हैं। जब ये 8 सेल बन जाती हैं, तब ये सेल्स अपने आप को पर्टिकुलर साइड में अरेंज कर लेती हैं, जिनमें 2 न्यूक्लियस के साथ एक सेल है, सेंट्रल सेल, जो न्यूक्लियस के साथ, जिनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, सेंट्रली सेट हो जाते हैं। इसके अलावा जो 3 सेल हैं, वो चैलेंजल साइड में, चैलेंजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल अरेंज कर लेती हैं अपने आप को, जो यहाँ देख रहे हैं आप लोग। और फिर दूसरी तरफ एक एग सेल और 2 सिनर्जिड इसमें बनते हैं, जिसके बाद ये आप एंटीपोडल सेल में 3 अरेंज दिखा रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई नजर आ रहा है, सेंट्रल सेल नजर आ रही है, एग और सिनर्जिड नजर आ रहे हैं। हाँ, ये जो सिनर्जिड हैं, इनके बेस पर आप देखोगे माइक्रोपाइल एंड साइड में एक फिलीफोरो अपीटस भी आपको नजर आ रहा है। बच्चों, एक्चुअल में ये जो फिलीफोरो अपीटस होता है, यहीं से पोलन ट्यूब की फ्यूचर में एंट्री होती है और ये इसको गाइडलाइन करता है। तो ये केमिकल इंटरेक्शन का एक तरह से उदाहरण हमें तो इस तरह से हम अगर इसके बारे में बात करें तो थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा एक बार। देखिए, तो फीमेल गैमेटोफाइट इन ए मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डिजेनरेट। यही मैं आपको बता रहा था। तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करके देखेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें देखिए, मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। अब बच्चों, ये जो आप देख रहे थे यहाँ पर, प्लीज चेक करिए। तो ये इनसाइड जो सेल आप लोग यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे थे, ये एक सेल, तो इसने डायड बनाया। फिर इस सेल ने डायड के बाद, ये जो सेल आप देख पा रहे थे, उसके बाद इसने टेटेड बनाया हुआ था ऐसे। और टेटेड के बाद ध्यान से देखें तो ये 3 जो हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं सेल्स ऐसे, और एक को हम यहाँ एक्टिवेट होता देखते हैं। और इस एक सेल के अंदर अब आगे बढ़ें तो इस एक सेल में आप देखेंगे, एक सेल में हमने यहाँ पर 2 गैमेट देखे थे, 2 न्यूक्लियस देखे थे। उसके जस्ट बाद इसमें आपने 4 को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। और बच्चों, उसके बाद आप देख रहे थे हमने इसमें 8 को ऑब्जर्व किया था ऐसे। तो ये सेल आप देख पा रहे थे। फर्दर आप देखें बच्चों, तो इसमें एक सेल जो इनसाइड एम्ब्रियो सैक अब जो बन चुका है, उसमें 3 सेल ने खुद को यहाँ अरेंज कर लिया है। ये एंटीपोडल सेल, 2 न्यूक्लियस के साथ एक ये हमारे पास सेल है, इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। यहाँ एक एग सेल है और ये 2 सिनर्जिड आपको नजर आ रहे हैं। यहीं पर मैं आपको बता रहा था कि पोलन ट्यूब को और गैमेट के डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पर फिलीफोरोपिटस आपके पास मौजूद है। और ये बच्चों माइक्रोपाइलर एंड है, इसके यहाँ पर ये इंटीग्यूमेंट्स देख रहे हैं आप लोग, ठीक है ऐसे। तो एक ओव्यूल के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके देखें तो एक ओव्यूल के अंदर अब ये एम्ब्रियो सैक डेवलप हो चुका है, ऐसा आप देख पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें एक एक्टिवेट होता है जैसा आपको ये बता रहा था। चलिए आगे बढ़िए। तो बच्चों, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डिजेनरेट।
ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू ए फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियोसाइट। तो वो एक जो फंक्शनल था वो फिर यानी डेवलप होके फीमेल गेमेटोफाइट बना रहा था। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसाइक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज फॉर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब ये बात समझने की है, क्योंकि एक ही स्पोर जो है, या ये कह सकते हैं कि जो 4 बने थे, टेट्राड फॉर्मेशन हुई थी, उसमें एक सिंगल मेगास्पोर से यानी इज टर्म्ड यानी मोनोस्पोरिक। तो जो एम्ब्रियोसैक का सिंगल मेगास्पोर से बनने की जो प्रक्रिया है उसमें हम इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। और इसमें पोलाइडी की अगर हम बात करें तो जो न्यूसेलस सेल थी, डिप्लॉइड सेल हमारे पास, फंक्शनल मेगास्पोर उससे एक्टिवेट हुआ, जो म्यूटिक डिवीजन के बाद हुआ था, तो उसके पास नंबर सेट ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा। और फीमेल गेमेटोफाइट में तो इस तरह से ये n नंबर क्रोमोसोम इसमें आएंगे, यानी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे। तो ये हैप्लॉइड कंडीशन में होगा फीमेल गेमेटोफाइट न्यूसेलस के मुकाबले। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए प्लीज़, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे पास आगे अगर आप देखें ध्यान से, इसको ऑब्जर्व करके देखिएगा प्लीज़। तो आप इसमें देखें तो लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियोसैक इन द लिटिल मोर डिटेल। तो जैसा मैं आपको यहाँ बता रहा था कि न्यूसेलस जो है फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड करेगी माइटोटिकली। न्यूक्लियस जो फंक्शनल मेगास्पोर के थे वो माइटोटिकली डिवाइड करेंगे और 2 न्यूक्लियाई बनाएंगे। ठीक है, मूव टू द अपोजिट पोल, और दोनों अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। वहाँ पर 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक है, वो आप देख पा रहे हैं, उसमें 2 सेल्स थी। तो ये मैंने डायग्रामेटिक आपको अभी बताया भी था, आप इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे थे कि ये एक्टिवेट के बाद 1 से 2 में, तो ये जो 2 दिखाई दे रहे हैं आपको, तो न्यूक्लियस अपोजिट पोल पे चले गए हैं, फिर ये 4 ऐसे करके। तो ये डिवीज़न इसमें एम्ब्रियोसैक के अंदर जो न्यूक्लियस है वो देख पा रहे हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो फंक्शनली मेगास्पोर का डिवाइड करता है माइटोटिकली। ठीक है, क्रोमोसोम तो आधा हो चुका है, लेकिन अब ये इसमें और डिवाइड नहीं करेगा ना, न्यूक्लियस के अंदर माइटोटिकली डिवीजन हो जाएगी, ये एडैक्सियल डिवीजन नहीं है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मास लगभग दुगना होकर डिवाइड होने की कोशिश करता है, और ऐसा ही होता है। मूव टू द अपोजिट पोल, फिर 2 मेगास्पोर जो थे, 2 न्यूक्लियस, सॉरी एम्ब्रियोसैक के अंदर जो 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस थे, 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन उसमें आगे फिर होती है, न्यूक्लियर डिवीजन होती है, उसके बाद 4 न्यूक्लिएट बनते हैं, फिर बाद में वो 8 बन जाएंगे। और 8 स्टेज में एम्ब्रियोसैक जब बन जाता है तो इट इज़ इंटरेस्ट टू नोट, तो ये आपके लिए रुचिकर होगा, क्या कहना चाहता है कि इसमें माइटोटिक डिवीजन होती है स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। तो ये न्यूक्लियस जो होते हैं, जो सेल्स होते हैं, न्यूक्लियर सेल्स जो है फ्री ट्रैवल करते हैं इसके अंदर, और न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर डिवीजन है आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, उनके तुरंत बाहर की तरफ वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है। यानी अभी आप देखें तो ये बिल्कुल फ्री ट्रैवल कर रहे हैं, इनके बाहर वॉल फॉर्मेशन अभी नहीं हुई है, ये कहना चाह रहा है। अब देखिए जरा, आफ्टर 8 न्यूक्लियर स्टेज सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट। और 8 न्यूक्लियर स्टेज के बाद की बात करें तो सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पर सेल वॉल जो है बनना शुरू हो रही है, और वहाँ वो संगठित होकर एक यानी ऑर्गेनाइज्ड होकर ऑफ द टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक जो है वो बना रही है। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियोसैक, यानी सेल जो एम्ब्रियोसैक के अंदर हैं अब वो डिवाइड करना शुरू, एक तरह से इनसाइड अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगी, जिसमें 6 जो होंगी 8 में से न्यूक्लियाइज आर सराउंडेड बाय सेल वॉल, जिनमें 6 के बाहर वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी और वो ऑर्गेनाइज इनटू सेल्स में बदल जाएंगी। जो 2 न्यूक्लियाइज थे रिमेनिंग बचे हुए, जिनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, वो यानी एग एपिटस के जस्ट बिलो होंगे, लार्ज सेंट्रल सेल उसे हम कहेंगे। तो ये मैंने बताया भी था आपको। इसमें लगभग बच्चों सबने वॉल फॉर्मेशन कर ली है। देखिए वॉल फॉर्मेशन हो चुकी है, यहाँ वॉल फॉर्मेशन हो चुकी है। तो अपोजिट पोल में जाने पर माइक्रोपाइलर एंड साइड में एग सेल और सिनर्जिड, और चैलेंजल साइड में आप एंटीपोडल सेल को देखते हैं। वॉल फॉर्मेशन हो चुकी है लगभग 6 के बाहर, और जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे ये दोनों, इनके बाहर एक वॉल फॉर्मेशन, सिंगल सेल फॉर्मेशन होती है। तो ये पोलर न्यूक्लियाई थे, ये पोलर न्यूक्लियाई थे, इधर ये एग सेल कहिए, ये
सिनर्जिड कहिए, ठीक है, और ये एंटीपोडल सेल, ठीक है, एंटीपोडल सेल। इस तरह से एंटीपोडल सेल बनती हैं। वॉल फॉर्मेशन होने के बाद एक एम्ब्रियो सैक आपका रेडी हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो 8वें से 6, तो यहाँ पर ये कहना क्या चाहता है, देखिए जरा, एग अपेटस के बिलो, तो देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में सारी सेल्स जो हैं वेल डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, ठीक है, जिन्हें पर्टिकुलर यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए तैयार है। 3 जो सेल इसमें हैं ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड कंस्टिट्यूट द एग अपेटस। तो जो 3 सेल हैं उनमें एग अपेटस भी शामिल है, ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ है। एग अपेटस और उसमें 2 सिनर्जिड भी नजर आएंगे, ठीक है। तो एग अपेटस टोटल को कहा गया है, तो यहाँ इसमें 2 सिनर्जिड है और एक एग सेल है, तो इसको हम एग अपेटस कहेंगे। सिनर्जिड जो होते हैं उनमें स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है एट द माइक्रोपाइल टिप, यानी वहाँ पर मोटाई बढ़ती है, एक तरीके से सेलुलर मोटाई जो है उसमें जो सेल्स होती हैं, थिकनिंग यानी स्पेशल थिकनिंग कहिए उसके अंदर, जिसके हम ये डार्क जो पैचेज हम वहाँ पर बात कर रहे थे, डार्क पैचेज यहाँ पर बात कर रहे थे हम डार्क पैचेज के बारे में, इनको हम लोग एक्चुअल में फिलीफोरोपिटस कहते हैं। तो इनका एक पर्टिकुलर रोल है। सेलुलर थिकनिंग जो है कोशिका में जो मोटाई नजर आ रही है आपको यहाँ पर सिनर्जिड के केस में माइक्रोपाइल टिप पर, उसको हम फिलीफोरोपिटस कहते हैं। इसका रोल क्या है, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो यानी सिनर्जिड्स। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल इनका ये है कि ये पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं। मैंने शुरू में आपको बताया था सिनर्जिड के यहाँ पर फिलीफोरोपिटस का काम, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस तरह की बातें पर्टिकुलर याद भी होनी चाहिए और पूछ भी लिया जाता है इसके बारे में। तो फंक्शन क्या है, यानी फिलीफोरोपिटस का फंक्शन क्या है, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। 3 सेल्स आर एट द चैलेजल एंड कॉल्ड एंटीपोडल। जो 3 सेल मैंने आपको बताई थी, तो वो आप देख पा रहे थे यहाँ पर, ये एंटीपोडल सेल है जो चैलेजल साइड में है, और माइक्रोपाइलर साइड में आप देख रहे हैं एग और सिनर्जिस नजर आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये वेल एम्ब्रियो सैक का डायग्राम आपको आना चाहिए। हाँ, एक बात और सुनिए, द लार्ज सेंट्रल सेल आर मेंशन्ड अर्लियर। तो जो सेंट्रल सेल बीच में मैंने बताई थी उसके बारे में, उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, और एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक के अंदर मैच्योरिटी होने पर, जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा एम्ब्रियो सैक, तो उसमें 8 न्यूक्लिएट होंगे लेकिन 7 सेल होंगे। वो कैसे है जरा ध्यान से देखिए। तो इसके अंदर 2 न्यूक्लियस के साथ तो सिंगल सेल है, तो यानी 1 सेल, लेकिन यहाँ 3 न्यूक्लियस ये, 2 न्यूक्लियस ये और 3 ये, 8 हो गए। न्यूक्लियस तो 8 हैं पर सेल इसमें 7 है, ये ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। तो बच्चों इसके बारे में पूछ लेते हैं 1 नंबर में कई बार। यहाँ तक कोई बच्चों को दिक्कत हो तो बताइए प्लीज़, और आप इसमें कमेंट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। देखिए आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी क्लियर होगा कि बच्चे को यहाँ से नॉलेज नहीं है या जानना चाह रहा है, तो आप करेंगे, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। तो अब आगे हमारे तरफ इसमें क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम आते हैं। तो मैं आपको ये डायग्रामेटिक पहले थोड़ा समझाने का प्रयास करूँगा। मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास अपना ये एक फ्लावर है, आप समझिएगा जरा ध्यान से। मान लीजिए कि हमारे पास ये फ्लावर है, इसमें ये रिसेप्टिव पार्ट स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, ऐसे आप देख पा रहे थे, ठीक है। इसके देखिए वो तो आप फ्लावर के टाइप पर है कि वो पेरिगाइनस है या वो जैसे सुपीरियर ओवरी है, इन्फीरियर ओवरी है, इस तरह की बातें, पर वो आपने +1 में पढ़ी भी होंगी, हम उस पर जिक्र कम करेंगे। यहाँ से मान लीजिए कि ये फिलामेंट और ये एंथर है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। इसके बेस से यहाँ आप देख पा रहे हैं एक, यानी ये हमारे पास पेटल है, और फ्यूज कंडीशन में इसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास एक तरह से कैलिक्स है, यानी ये सेपल है, ये सेपल है, ये पेटल है। ये दोनों ही पार्ट एक्सेसरी होते हैं, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। फिर ये एंथर और ये स्टिग्मा। तो इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हुआ था, जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा भी था। यहाँ से मान लो बच्चों एक पोलन ग्रेन बाहर निकलता है, सेल वॉल, फिर ये बाहर की तरफ आप देखिए एक्साइन एंटाइन के बाद, ठीक है। पोलन ग्रेन जो है उसका मेन फंक्शन, यानी जो इनका फ्लावर के अंदर प्रोडक्शन का होता है, तो उसका मतलब होता है कि उसको स्टिग्मा पर पहुंचना होता है, यानी इस पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर डिपॉजिट हो जाना।
ठीक है, ये मेन फंक्शन होता है फ्लावर में, यही हम अचीव करना चाहते हैं और यही हमारा एक्चुअल में एक तरीके से एम मान लीजिए फ्लावर के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यही होता है कि पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर डिपॉजिट होना है। अब ये मीडियम कोई कोई इसका हो सकता है, तो एंथर से पोलन ग्रेन का रिलीज होकर स्टिग्मा पर डिपॉजिट होना ही पोलिनेशन कहलाता है। अब जो इसमें तरीके हैं आगे आगे कि इसके कई मेथड भी कह सकते हैं, या इनके पोलन ग्रेन को यहाँ डिपॉजिट कराने के लिए हम एजेंट का भी सहारा ले सकते हैं, एजेंसीज भी काम करेंगे इसमें, उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो सुनिए बच्चों कहना क्या चाहता है। इन द प्रोसीड, यानी देखिए ध्यान से, इन द प्रोसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न दैट मेल एंड फीमेल गैमेट इन फ्लोरिंग प्लांट आर प्रोड्यूस इन द पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक। तो बच्चों पोलन ग्रेन के इनसाइड भी, या पोलन ग्रेन को कहिए, उसमें गैमेट है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर भी गैमेट फॉर्मेशन हो गई है। तो फ्लोरिंग प्लांट में पोलन ग्रेन, इन द पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक में फीमेल गैमेट यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर और मेल गैमेट पोलन ग्रेन में यानी एक तरीके से प्रोड्यूस हो चुका है, इस सेक्शन में हमने पढ़ा। और एज बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, अब यहाँ नॉन मोटाइल का मायना होता है कि वो गति नहीं करते हैं, ठीक है। यानी देखिए जैसे आप लोअर ब्रायोफाइट्स वगैरह में बात करें तो वहाँ पर मेल गैमेट पानी के साथ तैर कर जो है फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुँचता है, तो उसको मोटाइल कैटेगरी में रखा जा सकता है। यहाँ पर जो गैमेट है दोनों ही, मेल भी और फीमेल भी नॉन मोटाइल हैं, गति नहीं कर सकते हैं, तो उनको किसी एजेंट या एजेंसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दे हैव टू बी ब्रोट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर, हाउ इज द अचीव्ड, इज दिस अचीव्ड। तो ये जो हमारे पास हैव टू बी का मतलब है कि करना ही पड़ता है, बोथ टुगेदर यानी फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों को साथ आना ही पड़ेगा, मेल को और फीमेल गैमेट को आना ही पड़ेगा। हाउ दिस इट अचीव, ये होता कैसे है, चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पोलिनेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ, यानी अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। हमें, मैंने भी आपको बताया कि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचना होता है फर्टिलाइजेशन के केस में, फर्टिलाइजेशन करने के लिए, इस काम को करने के लिए हमारे पास ये काम, ये जरूरी होना जरूरी है, तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन सेड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज टर्म्ड पोलिनेशन। तो ट्रांसफर होना किसका, पोलन ग्रेन का, मैंने आपको शुरू में ही बताने का प्रयास किया बच्चों, ध्यान से देखिए। यहाँ से जो रिलीज हुआ एंथर से पोलन ग्रेन, उसको स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होना है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है मेनली, तो इसी को हम पोलिनेशन कहते हैं। तो एंथर से, समझिए, एंथर से सेड ऑफ होकर, यानी एंथर से निकल के पोलन ग्रेन को टू द स्टिग्मा, पिस्टिल यानी फीमेल पार्ट्स तक, स्टिग्मा तक पहुंचना होता है, उसको पोलिनेशन कहते हैं। फ्लोरिंग प्लांट हैव इवोल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ एडेप्टेशन टू अचीव पोलिनेशन। हाँ, अब फ्लोरिंग प्लांट ने अपने, देखिए इस काम को करने के लिए इसको अपने आप को अनुकूल बना लिया है। एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूल, अचीव पोलिनेशन, पोलिनेशन को करने के लिए। अब अमेजिंग एरे क्या है, तरीके, अलग तरीके से अद्भुत तरीके अपना लिए गए हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, इस काम के लिए बच्चों उन्होंने खुद को, तो फ्लावर ने खुद को ढाला ही है, ठीक है। जैसे हम पढ़ेंगे भाई, कुछ फ्लावर कैस्मोगैमस हैं, कुछ आपके क्लेस्टोगैमस फ्लावर हैं जो कभी खुलते ही नहीं हैं, हमेशा कुछ ओपन रहते हैं, तो ये हम सारी बातें आगे करेंगे। फिलहाल ध्यान से समझिए, फ्लोरिंग प्लांट हैव इवोल्व्ड एन अमेजिंग एरे। तो बच्चों पोलिनेशन के लिए फ्लोरिंग प्लांट ने खुद को एडोप्ट कर लिया, इन पौधों ने अनुकूल बना लिया है, जैसे कि उन तक एजेंट पहुँचे या एजेंसीज के द्वारा ये काम कर सके। दे मेक द यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, इसके लिए पोलिनेशन करने के लिए वो एक्सटर्नल यानी एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब वो एजेंट क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, वाटर भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकते हैं, बैट भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट, तो क्या आपके पास ऐसे कोई संभव है जिसे आप कोई लिस्ट बना सकें एजेंट्स की? जी हाँ, है हमारे पास। कैसी होती है, इनके कौन कौन पार्ट्स में सहायता करते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ जो हम बाद में बात करेंगे, हालांकि इनके बारे में टर्म्स समझ लीजिए बच्चों एक बार। जो टर्म्स आप यहाँ पर देखते हैं उन टर्म्स के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि अगर ये काम पोलिनेशन आप इंसेक्ट से करते हो, किनसे करते हो, इंसेक्ट से ये काम होता है, तो उसको आप लोग एंटोमोफिली कहते हैं। आगे बात सुनिए, उसको आप एंटोमोफिली कहते हैं। एंटोमो मतलब इंसेक्ट। और ये काम अगर बच्चों आप वाटर से करते हो तो उसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं, उसको हम लोग
हाइड्रोफिली कहते हैं। ये काम बच्चों अगर आप एयर से करते हैं तो एनिमोफिली कहते हैं इसको, ठीक है। और ये काम बच्चों अगर मान लें हमारे बैट करते हैं, चमगादड़ वगैरह करते हैं इस काम को, तो उसको हम लोग जीरोटेरोफिली बोलते हैं, ठीक है। ये काम ऐसे होता है। तो ये अलग अलग एजेंट के जरिए आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल पोल्यूशन पर थोड़ा सा फोकस और करते हैं आगे कि पोल्यूशन कितने तरह का होता है, ठीक है बच्चों। तो जरा ध्यान से देखिएगा। काइंड ऑफ पोल्यूशन पर आइए। ये जो हमारे पास पोल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसमें जरा फोकस करिएगा एक बार। तो ये काइंड ऑफ पोलिनेशन कितनी तरह का होता है, डिपेंड करता है सोर्स पे। पोलिनेशन का सोर्स क्या है, यानी पोलन का सोर्स क्या है, वो कहाँ से आता है। पोलन जो है उसी फ्लावर से आया हुआ है, दूसरे फ्लावर से आया हुआ है, अलग अलग प्लांट से आया हुआ है, तो डिपेंड करता है सोर्स पे। तो पोलन कहाँ से आया हुआ है उसके आधार पर पोलिनेशन को हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में। पहली क्या है बच्चों, ऑटोगैमी। ऑटो नाम से पता लग रहा है, ऑटो मतलब अपने आप, गैमी मतलब यहाँ पर उनका फर्टिलाइजेशन के लिए पास पास आ जाना। तो इन दिस टाइप पोलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। ऑटोगैमी मतलब नाम से पता लग रहा है ऑटो, तो पोलिनेशन का जो अचीवमेंट हो रही है वो सेम फ्लावर में हो रही है। मतलब सेम फ्लावर का यहाँ मायना है बच्चों, जरा समझ लीजिए एक बार। यहाँ सेम फ्लावर का मायना है, देखिए यहाँ सेम फ्लावर का मायना है कि ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, ये आप ऑब्जर्व करें, इसी फ्लावर का फिर एंथर है, ये उसका फिलामेंट है जैसे आप देख पा रहे हैं। तो इस स्टिग्मा भी इसी फ्लावर का है, यानी पिस्टिल पार्ट है ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ये फिलामेंट और एंथर जो है वो आपके स्टेमन पार्ट है। तो एंथर जो है इसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हुआ, ठीक है, और उसी से डिपोजिशन उसका जो है उसी स्टिग्मा पर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास यानी एक फ्लावर है, इसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये हमारे पास एक फ्लावर है। अब सेकंड भी हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए अच्छी तरीके से। ये देखिए, अब ये कोई दूसरा फ्लावर है, उसका स्टाइल है, ओवरी है, स्टिग्मा है, और यहाँ पर एंथर है, बाइलोब एंथर में दिखा रहा हूँ आपको, मोनोलोब्ड भी हो सकता है ये। यहाँ से पोलन रिलीज हो गया, ठीक है, वो इस पर डिपॉजिट हो रहा है, या फिर यहाँ से बच्चों ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ऑटोगैमी का मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन जो है एंथर ऑफ द स्टिग्मा, एंटर द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसी फूल के एंथर से निकलकर पोलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा पर डिपॉजिट हो रहा है। इन ए नॉर्मल फ्लावर विच ओपन, ये खास तौर पर जो ओपन फ्लावर होते हैं, एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा, विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा। तो ये फ्लावर ओपन है और एक्सपोज कंडीशन में है, यानी खुले हैं, और कोई भी किसी भी तरीके से आकर कोई पोलन ग्रेन डिपॉजिट हो सकता है, बशर्ते कि वो उसी प्रजाति का, उसी स्पीसीज का होना चाहिए। एक्सपोज द एंथर एंड स्टिग्मा दोनों एक्सपोज कंडीशन में है, तो वो उसके ऊपर आसानी से आकर डिपॉजिट हो सकता है। कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर। हालांकि जो ऑटोगैमी है अगर वो कंप्लीट उसकी हम बात करें तो वो रेयर होती है। अब यहाँ रेयर क्यों है बच्चों, क्योंकि देखिए जब वो ओपन फ्लावर है, एक्सपोज फ्लावर होता है ना, तो उसमें कहीं से भी आकर कोई एंथर डिपॉजिट हो सकता है, इसीलिए ये कहा गया कि रेयर है। ऑटोगैमी इज सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव। अब इस सिंक्रोनी का मतलब क्या है बच्चों की वहाँ पर फ्लावर के एंथर यानी और जो एंथर है और जो स्टिग्मा है उनके अंदर पोजीशन लगभग समान होनी चाहिए, सिंक्रोनी चाहिए। यानी पोजीशन समान होने का मतलब है कि लगभग सेम हाइट में हो, ठीक है, और लगभग इनकी सिंक्रोनी का मतलब यहाँ भी ये भी ले सकते हैं हम लोग कि इनकी मैच्योरिटी भी एक टाइम पर हो। अब बच्चों क्या होता है कई बार कि एंथर मैच्योर हो जाए, ठीक है, प्रोटेंडरी कंडीशन हम यूज करते हैं यहाँ पर, प्रोटेंडरी कंडीशन, यानी ये पहले मैच्योर हो जाए आपके एंथर, स्टिग्मा भी मैच्योर हुआ ही नहीं, तो इसके रिलीज होने पर भी डिपोजिशन होने का कोई फायदा नहीं। और कई बार बच्चों
प्रोटोगाइनी एक कंडीशन होती है, प्रोटोगाइनी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आप लोग प्रोटोगाइनी वर्ड। इसका मतलब है कि इस बार स्टिग्मा यानी फीमेल पिस्टिल पार्ट जो है मैच्योर हो चुके हैं और भी एंथर मैच्योर नहीं हुआ है। तो पोजीशन के आधार पर भी कह सकते हैं, उनकी मैच्योरिटी के आधार पर भी कह सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली ये काम लगभग होना चाहिए इनकी मैच्योरिटी, तब ये काम आसानी से हो जाता है। तो ऑटोगैमी अब ये सही पोजीशन पे ना हो और इनकी मैच्योरिटी अलग टाइम पर हो, तो बच्चों इसलिए कहा गया कि ये ऑटोगैमी जो है वो रेयर होती है, कभी कभार देखने को मिलती है, यानी 100% ऐसा नहीं होता है। आ रही बात समझ में बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड